हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हर एक चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आज यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी। आप अगर उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो प्यारे बच्चों, तो आप एग्जाम में एक बेहतरीन परसेंटेज बना पाओगे, आप एक बेहतरीन मार्क्स अचीव करोगे। ठीक है, बस ये है कि अभी इस टाइम ना तसल्ली से रिवीजन करते जाना है, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कहीं अलग से कुछ आता है, आपके सिलेबस में से ही आएगा और लगभग जाने पहचाने से ही क्वेश्चन आएंगे, डरना नहीं है। ठीक है, जब आपके सामने पेपर आएगा ना, तब आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आप घबराओ नहीं, बिल्कुल तसल्ली से रिवीजन करना है। विश्वास करो, पेपर वही आना है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो हम फटाफट आपको बताते हैं कि कौन से 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आ चुके हैं, कौन से आने की संभावना है। तो देखिए, पहला चैप्टर जो विलियन है, अब इसमें हम ज्यादा डिटेल में समझाएंगे नहीं आपको, बस आपको ये बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो भी नोट्स हैं, जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, तो उससे इनको रिवाइज करने की कोशिश करो। तो देखो, पहला ही चैप्टर है आपका विलियन। तो विलियन में मोलरता को उदाहरण से समझिए। प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, पिछले साल आपका आया था मोलरता और मोललता में अंतर समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये 2 अंक का है। देखो 2018-10 में आया था, इस साल भी ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन कितने आने, 8 आने हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। तो मोलरता आपको पता है क्या है, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। याद देख लेना। फिर देखो, अब अगला है मोल प्रभाज। ये इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ कि देखो इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैं सन वाले ले रही हूँ। ये क्वेश्चन वाकई में रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको समझाना एज ए टीचर हमारा काम है कि अब लास्ट टाइम में आपको कौन कौन से टॉपिक ज्यादा रिवाइज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए मोल प्रभाज। अब इसमें मैंने आपको बताया कि आपको 4 क्वेश्चन, जो 4 टॉपिक हैं, एक तो मोलरता, मोललता, मोल प्रभास और आपका नॉर्मलता, नहीं 5 टॉपिक। फॉर्मलता, फॉर्मलता बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन उसको भी देख लेना है। लेकिन ये जो 4 टॉपिक है ना, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभास, इसमें से इसकी थ्योरी, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसके जो सवाल हैं वो आप कर लेना, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से ये कोई ना कोई क्वेश्चन गारंटी है ये देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पे इस तरह के सवाल हैं, ये दिया हुआ 0.1 m यूरिया तथा 0.n m NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको बराबर देखना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपका ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है, तो इसको भी पढ़ लेना है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन या मोलल उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना या उठना, ऊपर की ओर उठना या वृद्धि होना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन भी पढ़ते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होना या उसका ऊपर की तरफ जाना, बढ़ना, वो आपका क्या कहलाता है, उन्नयन। तो यहाँ पे जब मोलों की संख्या में वृद्धि होगी तो आपका क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन। ठीक है, और देखो विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर किसकी बात हो रही है, मतलब हम विलायक कितना लेंगे, विलायक मतलब जैसे हमने पानी ले लिया, पानी की मात्रा कितना लेंगे, 1000 ग्राम, और उसमें हमने चीनी घोली कितनी, 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल चीनी घोलने पर उसके क्वथनांक में, उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होगी वही आपका क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। है ना क्लियर? मतलब कोई भी विलायक, विलायक मतलब जो किसी विलेय को घोलता है, तो विलायक के 1000 ग्राम में अगर हम 1 मोल विलेय घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में, उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि होगी वो आपका क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। जैसे देखो यहाँ पे है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो देखो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है, क्वथनांक आपको पता है बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जहां से कोई भी लिक्विड उबलना शुरू कर दे, उसमें बॉइल आना शुरू हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन है, मतलब क्वथनांक में होने वाली वृद्धि। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाँ अब इसमें देखो दिया है डेल्टा टी भी, इसको इस प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं।
यहाँ पे बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। किसी विलायक में मतलब जो कोई भी विलायक होगा जो किसी विलेय को घोलेगा, विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय मतलब ऐसा विलेय घोलेंगे जिसमें वाष्प उत्पन्न नहीं होगी, तो विलेय को घोलने पर विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो उबलने का गुण है, जो बॉइल होने का गुण है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही जो क्वथनांक में वृद्धि है, यही आपकी क्या कहलाएगी, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो ध्यान रखना, विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही आपकी क्या कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी बी और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक मान हो गया और ये अंतिम मान हो गया। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखिए, हम अगर इनको समझाते हुए आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो हमें लग रहा है कि बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से देखो, हिमांक में अवनमन है, तो अभी हमने आपको बताया कि उसमें बॉइलिंग पॉइंट में होने वाली वृद्धि, लेकिन इसमें इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट में है, 2018, 8, 7 इसमें आया है, इस साल भी आने की इसकी संभावना है, तो इसको जरूर रिवाइज करना है। ठीक है, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिससे विलयन का हिमांक भी घट जाता है। सीधा सा आपको डेफिनेशन इसकी है, क्या याद रखनी है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलयन के हिमांक में होने वाली कमी आपकी क्या कहलाती है, हिमांक में अवनयन। ध्यान रखना, क्या, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी आपकी क्या कहलाती है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो इसका जो भी डेरिवेशन है वो आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ठीक है, इसको इसके द्वारा दर्शाते हैं, हिमांक अवनमन इक्वल टू ये होता है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर हमारा है परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण आपको पता है क्या है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना आपका क्या कहलाता है, परासरण। ठीक है, जैसे अब हाँ, परासरण दाब ये पूछ रहा है, तो जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलयन जाता है, तो जो उसमें दाब लगता है, जो दाब काम करता है, वो आपका क्या कहलाता है, परासरण दाब। ठीक है, जानते हो, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम वो कम सांद्र, जिसमें ज्यादा वो क्या होगा, अधिक सांद्र। ठीक है, जैसे किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है, तो पानी कहाँ गया, पानी कैसा है, कम सांद्र है, और किशमिश के अंदर जो मटेरियल है, जो रस है, वो कैसा है, थिक है, ज्यादा सांद्रता है उसकी, तो पानी कहाँ जा रहा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो ये किसका उदाहरण है, परासरण का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखो, दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, परासरण दाब क्या है, परासरण तथा विसरण में अंतर समझाइए। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना है, और बच्चों ध्यान रखना, परासरण से रिलेटेड सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना है। ये देखो, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, परासरण क्या है, परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए, तो ये व्यंजक जरूर याद रखना है, पाई बी इक्वल टू एनआरटी, या पाई इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी, या पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, तो ये सूत्र अगर आपको याद रहेगा, ये व्यंजक याद रहेगा, तभी आप इसके जो सवाल है वो आसानी से कर पाओगे, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, एक यूरिया वाले क्वेश्चन आते हैं और एक ये परासरण दाब का क्वेश्चन, ये जरूर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना आप। अब देखो, परासरण दाब फिर से हमने बताया कि परासरण तो आपको पता ही है, फिर परासरण की इस प्रक्रिया को मात्र रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब। यानी जो परासरण की क्रिया हो रही है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए जो दबाव डाला जाता है विलयन पे, वो आपका क्या कहलाता है, परासरण दाब। समझ में आ गई बात। परासरण विसरण में अंतर क्या है, तो परासरण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, और विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। फिर आपका अगर प्रतिपरासरण आ जाता है, तो प्रतिपरासरण क्या है, मतलब उल्टा, जैसे ये परासरण को उल्टा क्या है, विसरण, तो विसरण जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिपरासरण। ठीक है, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना आपका क्या हो जाएगा, प्रतिपरासरण। ओके,
एक ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, मोलल या आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलय का अनुभाग ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखो वेरी इंपॉर्टेंट में है, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है ना, रिवीजन कर लेना है इसका। फिर इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, राउल्ट का नियम। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कितने टाइप में पूछा जा चुका है। राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखिए, इस नियम के आधार पर विलय के मोलर द्रव्यमान को परिकलित कीजिए। राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम क्या है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। राउल्ट के नियम की सीमाएं, सूत्र, तो इस नियम का गणितीय व्यंजक। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है और इसका व्यंजक भी आपको क्लियर करके जाना है। ठीक है, आपने इसको कई बार पढ़ लिया होगा तो इसको जिस तरीके से आपने सॉल्व किया है, इसको रिवीजन इसका जरूर करिएगा। पिछले साल भी राउल्ट का नियम आया था और इस साल भी आ सकता है, क्योंकि ये लगातार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि पिछले साल आ गया था तो इस साल नहीं आएगा, ये इस साल भी आ सकता है। ठीक है, ये आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल इस चैप्टर के जो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी हमने बताया था जो यूरिया वाले सवाल हैं, जिसमें मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करने के लिए या ये यूरिया की मात्रा ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, तो ये आपको जरूर कर लेना है। देखो यहाँ पे दिया गया है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन आ गया ना, तो इस तरह के सवाल आपको पढ़ के जाना है। देखो केमिस्ट्री में सवाल ऐसा नहीं है कि 10-12 आते हैं, 2 या 3 आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इन्हीं चैप्टर्स में से सवाल, इन्हीं टॉपिक में से सवाल आते हैं जो आपको कवर करना है। एक तो आपको मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता। ठीक है, इसके अलावा जो परासरण के सवाल हैं वो करना है, और ये जो क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इसके सवाल हैं, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें से आपका 7 से 8 नंबर कवर हो जाना है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। इसके बाद देखो इसमें भी अवनमन पूछा है, इसमें उन्नयन पूछा था, इसमें क्या पूछा है, अवनमन पूछा है। ठीक है, तो ये भी आपको कर लेना है। अवनमन स्थिरांक पूछा है इसमें। फिर आपका कौन सा हो गया, ये हो गया ना। फिर इसमें देखिए ये वाला जो सवाल है इसको भी करना है। ठीक है, ग्लूकोज को जल में घोला गया, ये इसमें विलयन का क्वथनांक निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के जो सवाल हैं वो आप जरूर कर लीजिएगा। सूत्र तो आपको पता है कि सूत्र तो वही लगना है। ठीक है, इनकी मात्राएं चेंज हो जाती हैं, तो अगर आपको सूत्र अच्छे से याद है, आपने कर रखा है, तो आप इसको जरूर अच्छे से कर पाओगे। ये देखिए जैसे मोलरता का सवाल हो गया, 2018 में पूछा गया है ये, तो इसको भी पढ़ लेना है मोलरता के, और ये नीचे सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका अगर आपको सूत्र याद है तो मेरे बच्चों मुझे पता है आप कर लोगे, बस आपको घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर घबराना नहीं है। अगर आपने थ्योरिकल वैसे पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 से 3 सवाल आते हैं, तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप उसको करके आइए, छोड़िए नहीं। लेकिन अगर बिल्कुल ही आपको दिक्कत हो रही है इसमें, तो लास्ट टाइम है, आपको इसको लेकर हड़बड़ाना नहीं है। आप दूसरी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें उलझ गए हैं, डरने लगे क्या होगा, न्यूमेरिकल आ गया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत कूल, बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से अपना पेपर करना है, घबराना नहीं है। बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। केमिस्ट्री कोई हुआ नहीं है, कहीं बाहर से पेपर नहीं आता है। ठीक है, आपके इसी सिलेबस से ही आएगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए यही आपको एक विलयन वाले चैप्टर से आता है, एक विद्युत रसायन और एक रासायनिक बलगतिकी। 3 चैप्टर हैं और 3 ही चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बहुत ज़्यादा आएगा तो 2 या 3, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि अगर मान लो न्यूमेरिकल नहीं भी आ रहा, उसमें जो थ्योरिकल पार्ट है तो उसको ही आप करो, लेकिन छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का आपको आंसर लिख के आना है, और तसल्ली रखो, घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। ये कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। देखो ये कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, आप 1 नंबर वाले क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ये नहीं कह रहे ये तो 1 नंबर में आएगा, ये एक नंबर भी बहुत ज्यादा नंबर कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यूज में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप सभी को लगभग रट ही गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया एक,
और दूसरा ये हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको भी कवर कर लेना आप। हाँ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अभी सॉल्व करके देख लो, ठीक है। वहां पे तो बस टिक करते जाओ, आपको वैसे ही पता चल जाएगा किसका ये है, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी ना। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एमसीक्यूज आपके 6 आएंगे, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप कवर कर लो। इसके बाद ये वाला है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है, तो ये क्वेश्चन हो गया। एस्टिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलेन की मोललता, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आप इसके जो भी आंसर हैं इसको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। तो देखो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अभी एक ये वाला देख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म संपराश्रयी होते हैं, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन हो गए आपके, यहाँ पे देखिएगा, ये है निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो देखो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं बेटा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से अगर इतना आपने तैयार कर लिया, ये है निम्नलिखित में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है, ठीक है। और ये हो गया आपका, लास्ट में है समानता पर किन विलयनों के युग्म संपराश्रयी, ये बता ही दिया है आपको। तो इस चैप्टर में से इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किससे, विलयन में से। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, सीमाएं, ठीक है। और आपका परासरण दाब, परासरण, विसरण, प्रतिपरासरण, हिमांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन, ठीक है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभास और आपका नॉर्मलता, ये टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है। इतना ही आपको इसमें करना है। अब आप बोलोगे मैम आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे बहुत थोड़ा है। बहुत थोड़ा तो नहीं है, पर टाइम ही तो आपको बहुत ज़्यादा मिला है ना। आप कब से तैयारी कर रहे हो, आप तो रिवीजन ही करना है। एक चीज़ और बच्चों, अब आप पढ़ाई जिससे कर रहे हो ना, जिस सोर्स से कर रहे हो, आप उसी से करना। बार बार अपना पढ़ने का सोर्स नहीं चेंज करना। देखो हर बुक की और कोई भी गाइड आप लेते हो, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। आपको जो स्कूल में नोट्स तैयार करवाए जाते हैं उसकी लैंग्वेज भी अलग होती है, तो सेम तो नहीं होती कि आपकी गाइड भी सेम है, जो नोट्स तैयार किए हो आप वो भी सेम है। तो आप अब 1000 रास्ते मत ढूंढो, कभी आप यूट्यूब से देखने लगते हो, कभी गूगल से। तो जो आपके पास सोर्स है, मल्टीपल टाइम उसी को रिवाइज करो आप। और दूसरा ये चीज करनी है कि अगर आपको कोई टॉपिक बहुत हार्ड लग रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो आप दूसरी जगह से इसको देख लो जहाँ पे आसान तरीका दिया हो। लेकिन सारा ही दूसरे सोर्स से अब करने का टाइम नहीं है कि नहीं अब इससे नहीं करना है, मुझे तो इस चैनल से करना है, उससे करना है, फलाना से करना है, ढिमाका से करना है। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है ना, ये गलती नहीं करनी है। जिससे आप पढ़ रहे हो उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ओके। अब हम दूसरे चैप्टर का वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे ताकि आपको मदद मिल जाए इसमें।